बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं इंसान की बेहतरीन दोस्त किताब के हवाले से। आज पूरी दुनिया के तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यूनेस्को की जानिब से ये हर साल मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद ये होता है कि जो किताब से दूरी है इंसान की, उस दूरी को थोड़ा कम किया जाए, कुर्बतों को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक इंसान की ऐसी दोस्त है जो कि इंसान को डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से, हर तरह के मामले से ना सिर्फ निकालती है बल्कि ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाती है, आपकी शख्सियत के, आपके किरदार को बनाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ किताब पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया और बदकिस्मती, इंतहाई बदकिस्मती ये है कि हमारी जो किताबें हैं वो सड़क किनारे, फुटपाथ्स पर हमें ज़मीन पर पड़ी हुई बिकती हुई नज़र आएंगी। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, तो उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ हमें बड़े बड़े मॉल्स में शेल्फ्स पर और बड़ी प्रोटोकॉल, लेकिन जो आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को, इंसान को बना रही है, उस किताब को पढ़ने का रुझान क्यों कम हो गया है। और ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, मैं भी पढ़ के ही आई हूँ, किताबें मिल जाती हैं, निशान लगा लें, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये वाला सवाल होगा, दूसरा सवाल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। फिर यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो हमारे हाथों में नोट्स आना शुरू हो गए और ऑब्वियसली वो एज ऐसी है, वो सिस्टम, वो प्रोसेस ऐसा है, उस वक्त ऐसा ही लग रहा होता है कि जितनी आसानी हो जाए, ठीक है नोट्स लाएँ जी, इसको पढ़ेंगे, छापेंगे और पास हो जाएंगे और नंबर आ जाएंगे। किताब के साथ दोस्ती कैसे बनाई जा सकती है? दोबारा से किताब किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगियों में पेरेंट्स बच्चों के वापस ला सकते हैं? साथिज़ा का क्या किरदार हो सकता है? तमाम मामलात पे बात करेंगे। जी, नादिया जाफरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नादिया साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस दिन को मनाने का मकसद थोड़ा सा तो मैंने बता दिया है, लेकिन मज़ीद डिटेल्स आप बेहतर बता सकती हैं, कितना ज़रूरी है ये दिन मनाना? बिल्कुल, इंटरनेशनली ये दिन एक एक्चुअली वो कहते हैं ना कि एक दोबारा से अहद करने का एक्चुअली सिलसिला है कि हम ये देखें कि पूरी दुनिया में हम इस वक्त जो नस्ल नौ लेके चल रहे हैं, ये किस तरह से किताब बीनी की तरफ वापस आए। और नो डाउट काम इस पे जारी है और हमें भी किताब बीनी के ऊपर जो है वो इंटरनेशनली जो हम काम कर रहे हैं उसका मकसद ही है इस किताब का दिन को मनाने का कि आज के इस डिजिटल एरा में भी किताब की अहमियत से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। किताब अपनी जगह, अपनी अहमियत, अपनी वो उनसियत, अपनी तमाम तर शनाख्त, अपनी वैल्यूज़ और अपने एक विरसे के साथ मौजूद है और उसको हम इस लेगेसी को आगे लेके चलें। सही, तो यही मकसद बनता है। नादिया साहबा, जैसे कि आपने कहा कि इस लेगेसी को, इस विरसे को, इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। जिन ममालिक को हम फॉलो करते हैं, जिन डेवलप कंट्रीज़ की तरफ हम देख के अपने रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, अपनी ज़िंदगियों को एडवांसमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करें, उन्होंने पहले ई बुक्स की तरफ चले गए वो, लेकिन उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ई बुक्स उस तरह की लर्निंग नहीं दे पा रही, वो फीलिंग आपको नहीं दे पा रही जो आप किताब पढ़ते हैं, उसको टच करते हैं, उसका बाकायदा आपकी जो है वो उसके साथ एक ताल्लुक डेवलप होता है। वो वापस हार्ड फॉर्म की तरफ, जो बुक है हार्ड कॉपी, उसकी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको किताबों से खुशबू नहीं आती? क्या वो जो किताबों में फूल रखना और ये सब था, तो हम ट्रेडिशन, हम ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं और अपनी जगह डिजिटल दौर की अहमियत है। मैं अभी भी ई बुक्स की अहमियत से भी इनकार नहीं करूँगी। मैंने ये देखा है, आज के जो बच्चा है, हम उस पर आ जाते हैं क्योंकि हर दौर की अपनी कुछ ज़रूरियात हैं। सही। तो नो डाउट जो बेतहाशा स्क्रीन टाइम है, चाहे वो रीडिंग के लिए भी हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने है। उससे एक जो ब्लू लाइट है जिससे आईसाइट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, फिर आप देखें कि वो उनसियत वो टैब के साथ या वो आईपैड के साथ बच्चे की वो नहीं होती जो किताब के साथ एक उसकी उनसियत भी होती है और उसको वो अपनाता है पूरी तरह से। इसके अलावा हम अगर देखें तो आज का जो बच्चा है, नो डाउट उसका स्क्रीन टाइम के ऊपर बहुत बात हो रही है, लेकिन उसके ही नताइज के ज़ेरे असर हम वापस किताब की तरफ भी आए और रिसर्च ने साबित किया कि स्क्रीन से बुक बेहतर है। तो डेफिनेटली किताब की अहमियत तो अपनी जगह मौजूद है। हाँ, बच्चे को सीखने के लिए हमें, सिखाने के लिए हमें कि वो जैसे सीखना चाहता है उसको सिखाएं। मे बी वो कुछ हद तक आईपैड पे हो। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी शाम में, शानजे, तो मैं उनकी मिसाल देती हूँ। उन्होंने कहा कि आई हैव ऑल द आईपैड बुक्स।
तो उन पे और कुछ नहीं खुलता, क्योंकि मेरा ये मानना था, तमाम ई बुक्स उनके पास मौजूद उस पे तो एड्स भी खुलेंगे, देखें डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा, लेकिन शी सेड उस पे सिर्फ बुक्स खुलती हैं और कुछ नहीं खुलता। वो जो हम बहुत सारी वेबसाइट्स की, ऐप्स की, हम लोग जब प्रीमियम वर्जन्स उनके हमने खरीदे हुए होते हैं, हम उनको पे करते हैं, तो फिर वो एड फ्री हमें ऐप्स दे रहे होते हैं, फिर उसमें एड्स नहीं भी आते। में भी उस तरह की कोई चीज़ हो। मुझे ये बताइए कि ये जो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं किताब, छोटे बच्चों को हम किताब ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो कोर्स की किताब है। हाँ, किताब तो वो है ना जो हम दोस्ती के लिए पढ़ें, जो हम नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ना कि वो पढ़ें कि जो कोर्स की किताब हम पे मुसल्लत कर दी गई है कि इसे पढ़ना है तो नंबर आने हैं। इसीलिए तो दोस्ती खत्म हो गई। हाँ, राग़िब कैसे करना है बच्चों? 9 है वो आपकी दरसी किताबों से तो बागी है, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से 25 साल से हूँ, तो अब मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि आप किसी भी कमरा जमात में जाएं तो आप कहें कि उसका दरसी किताब से, उस टेक्स्ट बुक से बहुत रिश्ता जुड़ा है, वो बड़ी मोहब्बत से बच्चा पढ़ रहा है, तो ये हार्डली हमें नजर आता है। बिल्कुल ऐसा है। और ऐसी सूरत हाल में ये अलार्मिंग है, जबकि उर्दू बाजार भरा हुआ है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, पेक्टा है, एवरीवन इज वर्किंग। मैं कहती हूँ सबकी जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन है। आई एम सर्विंग पेक्टा एज वेल। लेकिन कैसे वो खिदमात काबिल तहसीन है कि हमें असर नहीं नजर आ रहा, बच्चे फिर नहीं किताब पढ़े। फिर है तरीक़ा तदरीस। हाँ। मैं बार बार कहती हूँ पॉलिसीज बनती हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, प्रोसीजर्स कहाँ है। तो हमारे उस्ताद को भी थोड़ा सा किताब बीनी की तरफ आना है। ऐसे इदारे जो किताब बीनी को फ़रोग़ देते हैं लाहौर में मौजूद हैं, हम रीडिंग्स पे जाते हैं खुश होकर, हम कासिम अली शाह फाउंडेशन को देखते हैं, वहाँ पे किताब बीनी पे देखें वो रुनुमाई तकरीब होती है, अदीब आते हैं, शौरा आते हैं, प्रमोट किया जाता है। इसी तरह बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। लिहाजा हमें बेसिकली किताब से पहले तो मोहब्बत करना अगर हम सिखा दें, और वो जो रीडिंग फॉर प्लेजर है वो कहीं लैग कर सिखा दें प्लीज। बच्चों की ये जो 10 नहीं है, किताबें लगाई हुई है, कोई 5-5 किलो का उनका बैग है, सिलेबस है, मैं तो एग्जैक्टली तो उनको सिलेबस की दौड़ से, नंबर की दौड़ से, गुलामाना जहनियत से, इन चीज़ों से निकाल के रीडिंग फॉर प्लेजर, वो दरख्त के नीचे बैठ के जो पढ़ना होता था, जो बेड टाइम स्टोरीज हैं जो माँ ही पढ़ रही होती थी कई दफ़ा और सुना जा रहा होता, और कई दफ़ा बच्चे खुद से रात गए तक लाइट में बैठ के पढ़े होते थे पिक्टोरियल वो कहानियों की किताबें। और वो सब कल्चर उस तरह से नहीं है, और उसकी बहुत हद तक वजह तमाम असातिज़ा और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको दोबारा से फरोग दें और खुद भी पढ़ें। हम खुद भी नहीं पढ़ रहे, हम जो करेंगे वही बच्चे करेंगे। नादिया साहबा, हम खुद कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ ना तो हुकूमती सतह पर, ना इदारों की जानिब से, और ना ही इंडिविजुअली रिसर्च का फुकदान है। रिसर्च तो हमारे यहाँ तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ऑब्वियसली जो हमारे असातिज़ा हैं वो भी हम जैसे ही हैं। अभी आज कल परसों मैं किसी इदारे में पढ़ाना शुरू कर दूं तो ऑब्वियसली अगर मुझे किताब पढ़ने की आदत नहीं है, मैंने रिसर्च नहीं की, मेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं है, वो एजुकेशनल मेरा सिस्टम ही नहीं रहा, तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकूंगी? तो मेरा ख्याल है कि असातिज़ा में भी यही चीज़ की कमी है कि हम रिसर्च की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि रिसर्च की तरफ जाएंगे तो पढ़ना मजबूरी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही, और ये हमेशा एक सवाल से आगाज़ होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का दौर है, हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए किताब ही तो बेहतरीन एक्चुअली तरीक़ा है कि किताब आपको इमेजिनेशन की तरफ, आपको स्क्रीन कभी भी नहीं, आप स्क्रीन पे किताबें पढ़ते रहें, आपकी इमेजिनेशन उतनी वुसअत पे नहीं जाती, उसका कैनवस जो है वो कम ही रहता है। आप क्योंकि आप बहुत से मैसेज आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं, फिर ब्लू लाइट का इफेक्ट है, फिर आपकी आईसाइट जल्दी इफेक्ट करिए, फिर आपके ब्रेन के जो सेल हैं, रिसर्च है कि बच्चों के ब्रेन सेल डैमेज हुए हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सो ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगैन किताब की जो वर्थ है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। और उससे जो पॉज है, देखिए मैंने पढ़ना है एक फेरी टेल पढ़ना, तो मैं उसकी इमेजिनेशन में, मैं लिटरेचर की बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मैं बहुत दूर तक जाती हूँ, फिर मैं पॉज करती थी। अगर बचपन भी था, जब यूथ में भी हम पढ़ते थे, और आई स्टिल रिमेंबर इशफाक अहमद साहब के साथ बैठ के ऐसे डायलॉग करते थे, हमें तो पता ही नहीं था, इतनी बड़ी शख्सियत है कि हम इतना अंदाज़ा था कि बहुत अच्छे, मेरी ख्वाहिश रह गई उनसे मिलना। तो मैं कहती हूँ वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि किताब पढ़ना किस हद तक ज़रूरी है। और फिर इससे जो इमेजिनेशन वसी, फिर आप पॉजेज अपनी मर्जी से लेते हैं। स्क्रीन तो हमें कंट्रोल कर रही है, अक्सर जो हम देख रहे हैं वही आएगा, कभी बीच में वो शॉपिंग के जोड़े आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी बच्चों के लिए करती है ना दिमाग बहुत और इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी उस तरफ चले जाते हैं, वो इमेजिनेशन तो वहीं रुक जाती है। पॉजेज किताब में हैं,
उनसियत किताब में है, इमेजिनेशन, ठहराओ, इमेजिनेशन का बिग कैनवस किताब के अंदर मौजूद है। वो किसी भी तरह की किताब हो, वो मैथमेटिक्स की किताब ही क्यों ना हो, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखा रही है। अच्छा नादिया साहिबा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, हम ई बुक्स पढ़ते हैं, अब ई बुक्स में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम बहुत सारी किताबें, मैं भी किताब पढ़ूं तो मेरे हाथ में एक लेड पेंसिल या फिर हाइलाइटर होता है कि जो कोई अच्छी बात, कोई चंद अल्फाज अच्छे लगते हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं कि समटाइम वैसे ही थॉरली भी आपने देखना हो तो वो चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरें। लेकिन ई बुक्स में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। वो जब पढ़ लिया तो पढ़ लिया। हाँ। और उसमें देखें, जहाँ तक ई बुक्स का ताल्लुक़ है, अगर तो बहुत हम उस पर ये समझते हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल, अब तो किताबें सुनने का भी रुझान आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा है, और हम सबके साथ है। एक अलमिया और है, वो पहलू हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है फास्ट लाइफ। ठीक, फास्ट फूड की तरह फास्ट लाइफ है और फास्ट बिहेवियर्स हैं, फौरी रिएक्शंस हैं। अच्छा नादिया साहिबा, करने को भी कुछ नहीं है तो जिंदगी फिर भी बहुत फास्ट। या तो हो ना कि हम जी सुबह जॉब पे जा रहे हैं, आके पूरा एक सर्कल चला रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी भी घरों का वही सिस्टम है कि एक कमाने वाला है और 5-7 खाने वाले, मेजॉरिटी बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनकी भी जिंदगियां ऐसे ही घूमती जा रही हैं, ऐसे ही भागम दौड़ में, नफसा नफसी में चल रहे हैं। तो किताबें हम सुनने लगे, चलिए दैट्स ऑल्सो नॉट बैड, रादर देन कि आप किताब पढ़े ही ना, किताब की तरफ जाएं ही ना, तो एटलीस्ट आप चले सुन रहे हैं। सही, सुनना भी वो इफेक्ट नहीं देता जो किताब हाथ में पकड़ के हम रीडिंग करते हैं। और जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो इसके ऊपर भी पूरी रिसर्च है कि आपके वोकल कॉर्ड एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज विद द ब्रेन एंड द वोकल कॉर्ड गोइंग ऑन, और वो इतना ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को ट्रिगर करते हैं जो स्क्रीन नहीं करती। तो इसलिए अगेन कोशिश होनी चाहिए कि किताब ज़रूर पढ़ें, लेकिन ये जो स्क्रीन, ये जो हमने ऑडियोज़ पे सुनना शुरू किया है बिकॉज ऑफ द फास्ट लाइफ, मैं इसको इसलिए कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप किसी हद तक इस पे भी आ जाएं तो किताब भी नहीं, एटलीस्ट किताब को ख़त्म ना करें। जो किताब ऑडियो में भी आप सुन रहे हैं वो आप तक जा रही है, आपकी लिसनिंग बड़ी कमाल स्किल है, लिसनिंग से भी इमेजिनेशन एनहांस होती है। तो वो भी स्पेशली स्पीकिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ही लिसनिंग है कि जब तक आप गुड लिसनर नहीं बनोगे आप कभी भी गुड स्पीकर नहीं बन सकते। एग्जैक्टली। तो फास्ट लाइफ है, जो भी है, अच्छी किताबों को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे किरदार के लिए, अखलाक के लिए, अपने अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, अपनी शख्सियत के लिए। और अगर हम ये सब खूबियाँ अपने अंदर नहीं चाहते तो फिर वी विल बी जस्ट लाइक रोबोट, रॉ मटेरियल, नॉट अशरफुल मखलूकात। एक वो जो इकबाल कह गए, बंदा मौला सिफात, और उन्होंने ये भी कहा था कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपार। वाह वाह वाह। ये दुख तो हमारा आज तक है कि हमारी ही किताबें पढ़ के वो कहाँ पहुँच गए, हम जो है वो। बहुत शुक्रिया नादिया जाफरी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही और बात करी थी किताब की अहमियत के हवाले से। आज पूरी दुनिया में दिन भी मनाया जा रहा है 100 से ज़्यादा ममालिक में, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो कोर्स की किताबें हैं वो तो चलें पढ़ना मजबूरी है, लेकिन रीडिंग उसको कहेंगे जो आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ें। अब तो ऐसी ऐसी किताबें हैं मार्केट में, और यकीन जाने जब हम वो बुक्स पढ़ते हैं ना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल जाता है, आपके मिजाज में ठहराव आ जाता है। अगर मेरी बात पे नहीं यकीन तो जस्ट ट्राई। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, पूरे पाकिस्तान में HIV एड्स के पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। माजी में हमने देखा मुल्तान से कुछ हमें स्टोरीज़ आई, जब हमने बहुत ज़्यादा, तकरीबन पिछले साल की ही ये बात है कि मुल्तान के नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से जब केसेस रिपोर्ट हुए कि डायलिसिस सेंटर से बहुत सारे मरीज़ों को एड्स हो गई है, तो कितना बड़ा तूफ़ान उठा, बात होना शुरू हो गई। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में HIV केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो अभी तक कुल 1,08,400 मरीज़ पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं, और ये पूरे पाकिस्तान की बात है। और सबसे जो ख़तरनाक सिचुएशन है वो पंजाब में बताई जा रही है, वो लाहौर में बताई जा रही है। अब इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं, HIV किस तरह से फैलता है, किस तरह से इससे आपने बचना है, और ये पाकिस्तान में ही क्यों। मोटापे में हम टॉप पर हैं, टॉप 3 कंट्रीज़ में हम लोग आते हैं मोटापे के हवाले से। डायबिटीज़, हर तीसरे शख्स को जो है वो शुगर है। HIV की बात करें, कैंसर की बात करें, वो मुसलसल पेशेंट नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है।
क्या हो रहा है हमारे यहाँ, जबकि अगर हम हुकूमतों की बात करते हैं तो हर हुकूमत ये कहती है कि हेल्थ और तालीम उनकी तरजीहात में शामिल है। ये कैसी तरजीहात हैं कि फिर भी हर बीमारी हम लोगों को इस तरह से अटैक करती है, और फिर हमारे हेल्थ सिस्टम में बिल्कुल इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने नंबर ऑफ पेशेंट को और इतनी बीमारियों को संभाल सके। इसी पे बात करनी है। डॉक्टर एजाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप HIV स्पेशलिस्ट भी हैं, कम्युनिटी बेस आपने बहुत सारी सर्विसेज दे रखी हैं, MBBS भी आपने कर रखा है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ये इतना जो नंबर बढ़ता जा रहा है, ये पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बात होने लगी। पहले तो हम कभी कभी बात इस हवाले से इस बीमारी के बारे में बात करते थे, क्या हो गया ऐसा? असल में पहले भी कई दफ़ा इसके जो है ना वेव्स आए हैं, कई दफ़ा जो है ना इस्लामाबाद में भी बात हुई है। 1 साल पहले भी अगर आपको याद होगा कई रेड अलर्ट्स आए हैं WHO की तरफ से। कई दफ़ा UNDP ने कई दफ़ा WHO ने भी रेड अलर्ट्स दिए हैं। कई दफ़ा पाकिस्तान को रेड अलर्ट्स दिए गए हैं HIV के लिहाज से, कई दफ़ा दिए हैं। ठीक है कि प्रिवेंटिव मेजर्स। एग्जैक्टली। अभी देखें मसला ये है कि अभी इतने दिहाइयाँ गुजर गई, हमसे TB नहीं कंट्रोल हुआ, हमसे पोलियो नहीं कंट्रोल हुआ, सिर्फ ये रह गया है, अफगानिस्तान रह गया, उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया। आप यकीन करें HIV फैला था वेस्ट से, वहाँ से अब इसके रेट्स जो है ना बहुत कम हो रहे हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए, और इसके जो है ना डबल ट्रिपल जो है ना इसके नंबर रेज हो रहे हैं हमारे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से। और जो रेड अलर्ट्स जो है ना जारी किए गए हैं वो हमारे पाकिस्तान को दिए गए हैं, अफगानिस्तान को दिए गए हैं, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, इनको जो है ना रेड अलर्ट्स दिए गए, खतरनाक तरीके। और आप देखें ये 2nd-3rd टाइम जो है ये नंबर रेज हो रहा है। ये पहली दफ़ा जो है ना न्यूज़ चैनल में जो है ना ये वेव नहीं रेज हुई है। ये 2nd-3rd टाइम जिसमें जो है ना ये न्यूज़ जो है ना फ्लैशबैक हो रहा है। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। आप ये बोल रहे ना कि पहली दफ़ा हो रहा है कि आपको न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, इतना बड़ा वावेला मचा गया है, ये इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। अभी दोबारा वावेला मचा जाएगा, दोबारा जो है ना कमेटी बनाई जाएगी और हेल्थ कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, बोले जाएंगे, बात की जाएगी, ठीक है, जो हेल्थ वाले वो बात करेंगे, हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, अगेन बात दब जाएगी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा लाहौर शहर मुतासिर है जहाँ पर 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2nd नंबर पर फैसलाबाद है, 5,000 के करीब केसेस है, मुल्तान में 3,000 से ज़ायद केसेस है, सरगोदा और गुजरात में 2,800 से ज़ायद केसेस, जबकि ननकाना साहब में 2,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब ये जो हम 10,000, 5,000, 2,000 केसेस की बात करते हैं, ये 10,000, 5,000, 8,000 ही हैं या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए? अच्छा। और फिर इन लोगों की वजह से कितनी बड़ी तादाद को खतरा है? एग्जैक्टली। आप अभी इसमें देखिएगा ये जो 2 कम्युनिटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेज होते हैं। एक बहुत ज़्यादा जो लोअर कम्युनिटी है जिसमें जो है जैसे कि अभी तोनसा शरीफ में जो केस हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है ना यूज सिरिंजेस जो है ना क्या एक जो है ना कंट्रोवर्सी जो है ना पकड़ा गया है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना यूज सिरिंजेस जो है ना यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर रेज हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ना आप अगर ट्रेंड चेक करें, जो हमारे जो है ना डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे भी क्यों ये केस रेज हो रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ जो है ना एक प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है ना, जो एक जो है ना मॉडर्निज्म चल रहा है, ठीक है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स चल रहा है, अनप्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी जो है ना शायद दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वहाँ पे भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा नंबर रेज हो रहा है। एक बात। दूसरा जो है ना ये वो नंबर है जो ट्रेस किए गए हैं, अभी देयर अ लॉट ऑफ नंबर जो अभी तक जो है ना डिटेक्ट नहीं हुए। अभी भी जो है ना हमारे पाकिस्तान में स्टिग्मा है, लोग टेस्ट नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसा ही लोग बोलते आई एम हेल्दी, हमें HIV नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैं कह सकता हूँ यू कैन नॉट टेल दैट आई एम नॉट HIV पॉजिटिव। आप गारंटी से नहीं कह सकते कि मुझे HIV नहीं है, ठीक, बिकॉज आई एम हेल्दी, ठीक है। हो सकता है मैं अपने टेस्ट करूँ, हो सकता है मैं HIV पॉजिटिव निकलूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो अलार्मिंग सिचुएशन 1,08,400 केसेस बताए जा रहे हैं मुल्क भर में, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट नंबर दे रही है दस्तयाब केसेस,
एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये केसेस 3.5 लाख से ज़्यादा हैं और सिंध में बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। बच्चों में क्यों? अच्छा, बच्चों में इसलिए है, देखें जो एक माल प्रैक्टिस की जा रही है, क्वेक्स का जो बहुत ज़्यादा जो एक कल्चर चल पड़ा है, ठीक है, एक जो बैकवर्ड एरिया है, देखें हमारे पास जो क्वेक्स का कल्चर अभी भी एक रूरल एरिया जो है ना, एक स्लम जो है ना, बहुत बड़ा पार्ट है हमारी सोसाइटी का। स्लम क्या सर लाहौर में ख़त्म नहीं हुए अभी तक? लाहौर में बिल्कुल, ठीक है। अब जितना देखें हमारी गवर्नमेंट कह रही, जितना वो बोले कि हम लोगों ने जो है ना क्रैक डाउन किए हैं, हम लोगों ने जो है ना क्वेक्स पकड़े हैं, हम लोग जो है ना बहुत स्ट्रिक्टनेस करें, जितना करें आप नहीं ख़त्म कर सकते। सही, ठीक है। अभी भी लाहौर सिटी में, ठीक है, क्वेक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए HIV किस तरह से फैलता है, कितना ख़तरनाक है, क्या इससे मौत वाक़या हो जाती है, क्या इसका इलाज है या लाइलाज है? अच्छा, हम किस स्टेज पे हैं, क्या हमारे पास मौजूद है इसकी मेडिकेशन? अच्छा, इसका एक मुकम्मल जिसे कहते हैं क्योर नहीं है, बट इज़ अ प्रिवेंटेबल और मैनेजेबल। प्रिवेंटेबल है, मैनेजेबल है, सही, कंप्लीटली क्योर नहीं। यानी जिस बच्चे को भी हो गया है वो सारी ज़िंदगी इसके साथ उसके चलेगा, साथ होगा, लेकिन वी कैन उसको मैनेज कर सकते हैं, वो अपनी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकता है और अपनी सारी ज़िंदगी, हो सकता है वो अपनी 40 साल 45 साल ज़िंदगी हेल्दी गुजारे उस डिजीज़ के साथ, ठीक, विद प्रॉपर मेडिकेशंस एंड प्रॉपर टेस्टिंग। जिन बच्चों में, जिन यंगस्टर्स में हो गया है, क्या इलाज के बाद या फिर जैसे आप कह रहे हैं मैनेजमेंट के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि उनकी शादी भी हो जाए और अपनी अगली लाइफ शुरू कर सकेंगे? ऐसा नहीं हो सकेगा, वो अकेले रह जाएंगे? शायद दे कैन गेट मैरी, ठीक है। अभी एक और स्टेटस आता है, एक वर्ड शायद आपने सुना होगा जब आप रिसर्च कर रही होंगी HIV से रिलेटेड, अनडिटेक्टेबल, ठीक है। जब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे, एक स्टेटस आ जाता है अनडिटेक्टेबल, कि हम जब वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, रेगुलर टेस्टिंग हो रही होती है, तो वायरल लोड बिल्कुल 200 से कॉपी बिल्कुल कम हो जाती है, उसके बाद अनडिटेक्टेबल होता है। उस अनडिटेक्टेबल मतलब अनट्रांसमिटेबल, वो अपने पार्टनर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मेडिकेशन जरूरी है, वरना वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो दोबारा एक्टिव हो सकता है। वो अपनी मेडिकेशन अगर नहीं लेगा, अगर उसका पार्टनर है, वो अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर सकता है। अनडिटेक्टेबल मतलब अनट्रांसमिटेबल, अगर उसका पार्टनर है तो उसको पार्टनर को ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है वो शादी कर सकता है, लेकिन ये है कि हाउ कितना वो जो है ना रिस्पॉन्सिबल अपनी मेडिकेशंस को लेकर। HIV क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, असल में कहाँ तबाही क्या मचाता है? 2 वर्ड आपने सुना होगा, एक HIV, एक एड्स, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये नाम है। इसका मतलब है वायरस आ गया बॉडी में, ठीक है, यू आर अ कैरियर, आपके वायरस में आ गया। जब वो अपनी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा, तोड़फोड़ स्टार्ट करेगा, बीमारी फुल ब्लोन अपनी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, उस स्टेज को हम बोलते हैं एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसको एड्स कहते हैं। इसमें फुल ब्लोन उसने सिंड्रोम कॉज कर दिया। बेसिकली HIV क्या करता है, बजाते खुद कुछ नहीं करता, स्टेजेस हैं, एग्जैक्टली, ठीक। उसके जो है ना पहले स्टेज में जब HIV खुद आता है, वो बेसिकली फ्लू लाइक सिम्टम कॉज करता है। इसके जो है सिम्टम जो है बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ओके। आप जो है ना बिल्कुल इजीली जो है ना आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है जनरलाइज फैटिग हो, थकावट हो, या हो सकता है कोई सिम्टम भी ना हो, सही है, या फिर आपको एक फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपको 20 साल तक कोई सिम्टम ना हो, लेकिन यू आर HIV पॉजिटिव, और आप कैरियर भी हैं और सबको फैला रहे हैं, ठीक है। दैट्स द रीज़न कि आप जो है ना, अगर आपको लगता है, अगर आपका कोई ऐसा रिस्की बिहेवियर है, यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ रिस्की बिहेवियर, अगर आप बाहर से बाकायदगी से सैलून जा रहे हैं, बाहर से दाढ़ी बनवा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है ना आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है, या आपको लगता है आपने बाहर से अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है, ठीक है, या आपने कहीं से ऐसा इंजेक्शन लगवाया, आपको लगता है कि मैंने ऐसी जगह से इंजेक्शन लगवाया, मुझे लग रहा है कि वो यूज था, आपने टेस्ट करवाया, या फिर आपको लग रहा है आप ड्रग अब्यूजर हैं, इंजेक्टेबल सब्सटेंस जो इंजेक्शन तो जो आपने बताया डॉक्टर साहब के फ्लू सिम्टम्स होते हैं, क्या ये फ्लू से भी ट्रांसमिट हो सकता है? नहीं होगा। देखिए, एक और मिथ बहुत बड़ा समझने की बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। आप हमेशा याद रखिएगा, एक स्टिग्मा हमारे
HIV جو ہے لوگ ٹیسٹ اس لیے بھی نہیں کرواتے کہ بھئی ہمیں ٹیسٹ کروائیں گے, ہم پازیٹیو آئیں گے تو لوگ ہمیں سوسائٹی الگ کر دیں گے, ہمیں اچھوتوں کی طرح ہمیں بالکل سپریٹ کر دیں گے, ہم سے نفرت کرے گی, ہمارے پیرنٹس ہمیں چھوڑ دیں گے, ہمارا پارٹنر ہمیں چھوڑ دے گا, ہمارے ساتھ لوگ کھائیں گے نہیں, لوگ ہم سے دوستی ختم کر دیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, HIV پازیٹیو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, اس سے دوستی کرنا, اس سے ہاتھ ملانا, اس کو گلے ملنا, ایک برتن میں کھانا کھانا, اس سے HIV نہیں پھیلتا. یہ تمام چیزیں سیف ہے. پلیز ان لوگوں کو اکیلا مت کریں. They need more help than ever before. ٹھیک ہے, اگر آپ یہی کریں گے, اسٹگمیٹائز کریں گے, تو لوگ ڈر جائیں گے, وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس کا ٹیسٹ سب سے پہلے تو کون سے ایسے سمٹمز آئیں گے, یا پھر کس طرح سے پتہ چلے گا, یا پھر ہمیں سال میں اسکریننگ کراتے رہنا ہے, کیا کریں ہم؟ دیکھیں, ایک تو ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے پھیلتا کس چیز سے. ٹھیک ہے, اگر آپ یوز سرنجز ہیں, یوز بلیڈ ہیں, ریزرز ہیں, سیلون باربر ہیں, مت جائیں سیلونز پہ, آپ گھر میں اپنا کوئی انتظام کر لیں, وہ سب سے زیادہ سیف ہے. اگر آپ باہر جا بھی رہے نا, you can keep your kids along with you. بہت سارے باربر اپریشیٹ کرتے ہیں اگر آپ جو ہے نا کٹ اپنے پاس رکھیں, آپ ان کے پاس جائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہاں ہے یہ ٹرینڈ, کہاں پر ہے, لوگ نہیں لے کے جاتے, کہاں کٹس لے کے جاتے ہیں؟ کافی سیلون ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ ان کے پاس لے جائیں, میں لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو تو انفارمیشن ہے تو لے جاتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ کہاں لے کے جاتے ہیں, وہ تو ایسے. دیکھیں کافی لوگ ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں انیشیٹو تو آپ نے لینا نا, ٹھیک ہے, آپ اپنی کٹ اپنے ساتھ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے, یو کین کیری اٹ along with you. ٹھیک ہے, آپ ابھی مجھے دیکھیں گے, آئی ایم کیرنگ بیگ آل دا ٹائم with you, آئی ایم کیرنگ آل اسینشیل with me. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. اور جب بھی کبھی آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑے, میک شیور کریں اٹ از آلویز ٹیسٹڈ. صحیح, ٹھیک ہے نا, بغیر ٹیسٹڈ بلڈ آپ نہ لیں, ایک بات. اور دوسری بات, جب بھی سرنج یوز کریں, ہمیں یاد رہے آج کل سرنجز آئے ہیں جو ون ٹائم یوز ہوتے ہیں. جب بھی سرنج کوئی آپ یوز کر رہے ہیں یا کسی اور کو یوز کرا رہے ہیں, تو ایک جب بھی یوز ہو جاتا ہے نا, ایک ٹک کی آواز آتی ہے. جب بند ہوتا ہے نا, وہ دوبارہ اس کو پلنجر یوز نہیں کر سکتے, وہ ون ٹائمر ہوتا ہے. جب وہ بند ہو گیا نا, جب دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے وہ ٹوٹ جائے گا, وہ ون ٹائمر ہوتا ہے, دیٹس ون ٹائم. ٹھیک ہے, تو میک شیور کریں, اس کو بولیں کہ میرے سامنے سرنج کھولیں. اسکریننگ کتنی بار کروا لیں ہمیں؟ ہر سال اسکریننگ جو ہائی رسک ہے, جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایوری 3 months. 3 months. اوکے, جو ہائی رسک ہے. ہاں, میڈیکیشن کتنی مہنگی ہے؟ نو دیٹس اے گڈ تھنگ. جو ہمارے پاس NGOs ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, ان کے پاس فری میڈیکیشن مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینٹی ریٹرووائرل تھراپیز ہیں, اور ابھی تو ہمارا پریپ آ گئی ہیں. بہت ساری میڈیسنز ہیں جو آپ کو صبح شام کھانی ہے, یا چھوٹی چھوٹی؟ نو اینٹی ریٹرووائرل تھراپی تو میڈیکیشن بہت ایزی ہو گئی. اینٹی ریٹرووائرل تھراپی جس کو ہارٹ تھراپی یا آرٹ تھراپی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی میڈیکیشن ہوتی ہے, ایک پلے ہوتی ہے, اس میں 3 گولیاں ہی ہوتی ہیں, ایک ہی فارم میں آتی ہیں. وہ آپ نے ڈیلی ایک ٹیبلٹ لینی. ٹھیک, وہ ایک ہی ٹیبلٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ نے ٹیبلٹ ایک ہی روزانہ لینی ہے, باقاعدگی سے لینی ہے, اور آپ نے جو ہے نا باقاعدگی سے ٹیسٹنگ بھی کروانی ہے اپنی, تاکہ وائرل لوڈ آپ دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا رسکی بیہیویئر ہے, اگر آپ ایسے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, آپ کو لگتا ہے یو کین ناٹ ریفرین, آپ ان سے دور نہیں رہ سکتے, تو آپ پریپ یوز کر سکتے. پریپ کا فل فارم ہے پری ایکسپوجر پروفائلیکسس. اس میں پھر جو ہے نا 2 ڈرگز آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ جو ہے نا ان ایکٹیویٹیز سے پہلے آپ جو ہے نا یوز کر لیں, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ والی تو نہ ہی بتائیں, لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے, پریپ ہے, اور پھر دوسرا آتا ہے پیپ آتا ہے. ٹھیک ہے, پوسٹ ایکسپوجر آتا ہے. اف یو تھنک کہ آپ کو کوئی ایسے سرنجز جو ہے نا ایکسپوجر ہو گیا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ ایسے کوئی کے پاس چلے گئے ہیں, یا آپ ایسے ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگانا کیا اتنا ہی ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو اسپیشلی دیہاتوں میں, کامن لوگوں میں, ہم ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دیں. ابھی دیکھیں, ابھی ہمارے جو سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ ہے, جو جس ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا نہیں آتا وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو ٹرینڈ, جہاں پہ انجیکشن کی ضرورت ہے وہاں پہ انجیکشن تو لگیں گے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, اور اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ تک اویئرنیس پہنچائی جائے کہ پلیز اپنا خیال رکھیں. ہمارے جو مرد حضرات ہیں باہر جاتے ہیں, شیو وغیرہ کرواتے ہیں, اپنی ایک کٹ اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ نے باربر پہ جانا ہی ہے, ورنہ آپ گھر پہ یہ سسٹم شروع کر دیں. 1 2 3 4 دن مشکل ہوگی, چوتھے 5ویں دن آپ خود ہی سیکھ جائیں گے. خواتین مینی پیڈی کرواتے ہیں, اپنا خاص طور پہ خیال رکھیں, اپنی کٹ ساتھ لے کر جائیں, ورنہ گھر پہ یہ کام کر لیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ HIV بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور خطرناک مہلک مرض ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक जानिब तो हम लोग बात करते हैं जी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, और दूसरी जानिब ऐसे सार्फिन जो कि खुद कफ़ील होना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सोलर की सूरत में सोलर लगवा चुके हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस से थोड़ा बहुत बचे ही हुए हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं कि मुझे तो वो समझ नहीं आ रही, तो एक्सपर्ट से हम उन पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये जी, वजारत तवानाई ने सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन पर लाइसेंस लेना ज़रूरी करार दे दिया है। अभी चंद रोज़ पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सोलर के बिजली के यूनिट है, पहले तो वो यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज होता था हमारी ट्रांसमिशन लाइनों से, हमारे वापडा से, हमारे लेस्को फेस्को जो भी आपके तकसीम कार कंपनी है उससे। पहले तो यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज होता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आप जो किसी भी वापडा को, लेस्को को जब बिजली का यूनिट देंगे तो वो आपसे वापडा ख़रीदेगा जी 8 रुपये में और वापस आपको करेगा 25 रुपये में महंगा। यानी वो आपको महंगा देगा लेकिन आपसे वो सस्ता ख़रीदेगा। अब ये लाइसेंसिंग की कहानी शुरू हो गई है। हम लोग फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन बिजली बनाते हैं, सोलर पे क्यों नहीं आ रहे? जो लोग आ चुके हैं उनके लिए आसानियां होनी चाहिए या फिर हमने उनको जो है वो मज़ीद इस तरह के मामलात में उलझाना है? बात करेंगे जी। हसनात खान साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। आपको सर खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनात खान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लाइसेंस अब क्यों याद आया? मतलब जब एक बड़ी तादाद लोगों की सोलर लगवा चुकी है, अभी भी लोग बहुत सारे सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जब ये सिस्टम हम न्यूली लॉन्च करते हैं तब हमें ये सारी कंडीशंस का क्यों पता नहीं होता? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। जी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो लाइसेंस हैं ये आज से नहीं, ये जब से नेट मीटरिंग की पॉलिसी है तब से लिए जा रहे हैं। सही। लाइसेंस जो है पिछले 2 साल से सिर्फ ये था कि 1 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक के जो लाइसेंस है वो डिस्को देती थी, वो नेपरा नहीं दे रही थी। उससे पहले नेपरा ही दिया करती थी, उसकी फीस भी हुआ करती थी अपनी जगह पे। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जो अब से जो फीस है वो नेपरा लेगी, जो कि डिस्को अब नहीं ले रही थी वो नेपरा ले लेगी। ठीक, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि कोई नया रूल नहीं आया, कोई पॉलिसी अभी चेंज नहीं हुई। तो पॉलिसी सेम जो कि पिछले इस फरवरी में आई थी, फरवरी 2026 में जो आई है, जो नेपरा ने पॉलिसी एसआरओ दिया था, सेम पॉलिसी है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा मिस गाइड कर रहा है थोड़ा कुछ मीडिया एंड साथ में कुछ यूट्यूबर्स हैं कि जो इस पॉलिसी को चेंज करने का एक बता रहे हैं कि आज चेंज हो रही है। देयर इज नो चेंज, मिनिस्ट्री ने कोई चेंज नहीं किया, नेपरा ने कोई नया चेंज नहीं किया। ऑफ कोर्स एक लाइसेंस पहले भी दिया जाता था, अब भी दिया जाता। अब जो नेट मीटरिंग है वो नेट बिलिंग के अंदर तो चली गई, दैट इज डन। मतलब जो न्यू कंज्यूमर है वो नेट बिलिंग करवा रहा है। सही। जो नेट बिलिंग है उसका प्रोसीजर अब हो रहा है आपके पोर्टल पे हो रहा है। अब वो जो पोर्टल है वो कनेक्टेड है टिल नेपरा भी। ठीक, तो जब लाइसेंस देना है तो वो नेपरा लाइसेंस दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पीएसए ये कहता है कि ये लाइसेंस देने का जो एक काम है नेपरा का, वो एक हैज़ार्ड हो जाएगा, एक कम्बरसम हो जाएगा। पहले भी कम कर दिया था, नेपरा ने छोड़ दिया था लाइसेंस देना, वो डिस्को देती थी। मतलब अवाम के लिए सेम थिंग है, पहले नेपरा दे रही थी, फिर डिस्को ने देना शुरू कर दिया लाइसेंस, अब वापस नेपरा देना शुरू कर दिया। तो देयर इज नो डिफरेंस इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हसनात खान साहब, मुझे सर ये भी बताइएगा, आपने कहा कि पहले डिस्कोस ने देना शुरू कर दिया, पहले नेपरा देता था, फिर मतलब वो ट्रांसमिशन हुई, इधर हो गया फिर उधर हो गया वापस, मतलब आवाम के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। सर ये पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं नजर आता? क्या हम दुनिया से इतना दूर हैं, हम दुनिया से इतना पीछे हैं? पहले ही हम महंगी तरीन बिजली, बोसीदा तरीन हमारा निज़ाम, पुरानी ट्रांसमिशन लाइनें, लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, ये सब कुछ भुगत रहे हैं। आवाम ने कमेटियां डाल के कुछ भी करके अगर सोलर लगवा लिया है, वो नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग पर हम आगे हैं। क्या ये सारी पॉलिसीज आपको नहीं लगता है कि पहले से तयशुदा होनी चाहिए? जब कोई भी नया सिस्टम हम लाने वाले होते हैं या फिर बड़ी तादाद में लोग उस नए सिस्टम की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये है कि अगर पॉलिसी 2025 में आई थी और 2025 के बाद जो है पॉलिसी आज तक इसको चेंज ही नहीं कर पाए। सही, ठीक है, लगारी साहब कहते हैं कि वही पॉलिसी लेकर आए थे और आजकल चेंज नहीं हुई। 10 से 11 साल हो गए उस पॉलिसी में, कोई शिफ्ट नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। अब अगर आया तो एकदम से अब्रप्ट चेंज आया है। तो ये तो एक मसला है। आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि इंडोनेशिया में जो डिमांड है बिजली की वो 107 गीगावाट है और इंडोनेशिया में सिर्फ 1.5 गीगावाट सोलर लगा हुआ है।
پاکستان میں جو ڈیمانڈ ہے یا جو مکسڈ انرجی کی جو کیپیسٹی ہے دیٹ از 46 گیگا واٹ، جس میں ہائیڈل، نیوکلیر، تھرمل، ونڈ، ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. اور اکیلا پاکستان میں 52 گیگا واٹ آف سولر پینلز جو وہ امپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو پاکستان نے، اور کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ بجلی مہنگی ہے، لوگ عوام جو ہے وہ اپنا کام خود کر رہے ہیں، لوگ خود انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ عوام کو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ لوگوں کو، کنزیومر کو اس پالیسی کے آنے جانے کا اب کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا. وہ بیٹری لگائیں گے، وہ ہائبرڈ انورٹرز لگائیں گے اور وہ آف گریڈ ہو جائیں گے. وہ اپنی بجلی خود بنائیں گے اور خود استعمال کریں گے. تو اب جو گورنمنٹ ہے وہ پالیسی جو مرضی کرے، روز چینج کرے، آج چینج کرے، کل چینج کرے، لوگوں پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. لوگ اپنا ہائبرڈ لگا رہے ہیں، بیٹریز لگا رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک. حسنات خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت بجلی کے حوالے سے اسپیشلی عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گی، جبکہ حکومت نے اپنے وہ آئی پی پیز بچے بھی پالنے ہیں، جو کچھ کام کرے نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے ہیں، ایک بھی یونٹ نہ بنائے، لیکن ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عوام کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے اتنا آسانی سے چھوڑ دیا جائے گا؟ جو ہم نیٹ بلنگ کی پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ بیٹریز پہ آ جائیں، پھر پہلے سولر کا لائسنس لینے کے لیے کسی طرح کے چارجز نہیں ہوتے تھے، پھر ہم نے چارجز لگا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی عوام کو چھوڑ دیا جائے گا آسانی کے لیے؟ دیکھیں، عوام جہاں تک انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے وہ تو ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی آپ کی چھت کی کیپیبلٹی ہے، جتنی آپ کا روف ٹاپ کی اویلیبلٹی ہے، اتنا ہی آپ سولر لگا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ سولر نہیں لگا سکتے. دیٹ از دا لمیٹیشن آف ہاؤس ہولڈ پاکستان کے اندر، کہ اگر آپ نے 10 کلو واٹ لگایا تو آپ شاید 15 کلو واٹ یا 20 کلو واٹ تک تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ 40، 50، 60 کلو واٹ آپ نہیں لگا سکتے. ٹھیک. ہم بلکہ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس طرف غلط کاموں میں لے کے جانے کی بجائے آپ ڈیمانڈ کو انکریز کریں، ای وی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں، لوگ ای وی گاڑیاں رکھیں، لوگ الیکٹریسٹی استعمال کریں. جتنی آپ الیکٹریسٹی استعمال کریں گے بھی ہوگی اور اتنا ہی سارے مسئلوں سے نکل بھی جائیں گے. پاکستان کے علاوہ باقی سارے ملکوں میں پر کیپٹا کاسٹ جو ہے، پر کیپٹا جو بجلی کی وہ کنزمپشن ہے وہ اچھی خاصی ہے، اور پاکستان میں بہت کم ہے. مطلب پاکستانی جو ہے وہ بجلی استعمال نہیں کرتے. تو آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے یہ چیز کہ لوگ گھروں میں ہر چیز بجلی کی طرف لے کر آئیں. اور بالکل ایسے جتنا مرضی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، لیکن ایک دن جو ہے وہ، میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے گھر پہ آ کے جو ہے وہ گورنمنٹ وہ کھٹکائے گی دروازہ اور کہے گی جی پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے، ہم نے آئی پی پیز کو پیسے واپس پورے کرنے ہیں. تو وہ تو آپ چاہے کچھ بھی نہ لیں تو آپ سے پیسے تو لے جائیں گے. دیٹ از دا کیس. وہ تو ایک چیز تو ہوگی. لیکن اوور آل میں بس یہ بتانا چاہوں گا ان دی اینڈ کہ جو پالیسی کا آج کل تھوڑا یوٹیوبرز پہ یا سوشل میڈیا پہ کافی ہائپ کریٹ ہوا ہے کہ کوئی نئی پالیسی کل پرسوں میں آئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو فیبرک کی پالیسی تھی اس میں یہی لکھا ہوا تھا. ایکچولی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور جب کسی نے کسی کو بتا دیا تو آگے سے آگے بات چلتی رہتی ہے، اور ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے. جبکہ اس ہائپ کریٹ کرنے کی بجائے کچھ اور کرنا چاہیے. جو ایکچوئل ایشوز ہیں اس پہ ڈسکس کرنے کی بجائے ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک یہ جو فیس دینی پڑ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ڈسکورس کے اندر سارے مسئلے مسائل ہیں، جو وہاں پہ فیسز ایسی ہیں جو انڈر ٹیبل منی ہے، جو باقی سارا کچھ جاتا ہے، اس کی جگہ اگر آپ ایک نارمل فیس دے دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو فیس از ناٹ این ایشو. اس کے علاوہ بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے حسنات خان، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو انڈر ٹیبل منی جاتی ہے نا، اس پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. ایکچولی ایسا ہے، عوام کی دکھتی رگ ہے یہ. جو ہمارے سرکار کے ادارے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کام نہ کرنے کے تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں. یہ آپ کو بھی اچھے سے پتا ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس سے پاک نہیں ہے. لوگ اسی لیے تو تکلیف میں ہیں کہ کام کروانے کے پیسے دینے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ لائسنس کی فیس الگ سے لگا دی ہے جو دینی ہی دینی ہے. میں آپ کی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ کو میں ایک روز کے کیسز ہیں، مطلب ہمارے پاس روز کیس آ رہے ہوتے ہیں، سب بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے کیس چل رہے ہوتے ہیں. پی آئی ٹی سی نے منسٹری نے ایک پورٹل بنایا ہے. اب یہ پورٹل پہ نیٹ میٹرنگ ہوتی ہے یا نیٹ بلنگ پورٹل پہ ہوتی ہے. وہ بنایا کیوں ہے کہ جی ہیومن انٹریکشن کم ہو جائے اور انڈر ٹیبل جو ہے وہ انڈر ٹیبل منی کم ہو جائے. لیکن اس کو کیا کیا، جو پورٹل ہے اس کو اپروولس کرنی ہے، ایس سی نے اپروول کرنی ہے، ایس سی نے اپروول کرنی ہے، ایکس سی نے اپروول کرنی ہے، یا جو ڈسکوس کے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اپروولس کرنی ہے. وہ اپروولس ہی نہیں کرتے، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ چیز ڈالتے ہیں پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، دوسری چیز ڈالتے ہیں، ڈاکومنٹ ڈالتے ہیں، پھر ریجیکٹ کرتے ہیں. جب تک بندہ خود جاتا نہیں ہے اور کوئی چیز لے کر نہیں جاتا تب تک وہ اپروولس نہیں ہوتی. تو مین ایشو جو آج کل کا ایشو ہے ایکچوئل میں نیٹ بلنگ کے اوپر، وہ یہ والا ایشو ہے کہ جو نیٹ میٹرنگ کی جو پورٹل ہے وہ بے شک بنایا ہے، لیکن اس میں ہیومن انٹریکشن اور انکریز ہو گئی ہے. آپ کو ہر بندے کے پاس جانا پڑ رہا ہے، وہ آپ کی فائل آگے چلاتا ہی نہیں ہے.
جب فائل آگے چلے گی نہیں تو آپ کو اس کو آفس جانا پڑے گا اور پھر فائل چلے گی. تو نیپرا کی فیس از ناٹ این ایشو. آج اگر کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہے اس کو پورٹل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ پورٹل میں ہیومن انٹریکشن کم ہو جائے, اور اگر کوئی چیز اپروو ہونی ہے یا ڈس اپروو ہونی ہے وہ اس طرح سے بندے کے آنے جانے کے اوپر نہ ہو. پورٹل نے ٹائم دیا ہوا ہے ایک ایس سی کو یا ایس ٹی او کو 5 دن کا, کہ 5 دن میں آپ نے اس کی اپروول یا ڈس اپروو کرنا ہے. اگر کوئی بندہ نہیں جاتا وہ ڈس اپروو کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی اس پہ شکل لگا دیتا ہے, اسے پوچھنے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے سائن پسند نہیں آیا, وہ کہتا ہے مجھے بل پسند نہیں آیا, مجھے کہتا ہے کاغذ پسند نہیں آیا, کسی بھی ریزن سے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ والے مسئلے ابھی چل رہے ہیں جو عوام کے لیے زیادہ مشکل میں آ رہے ہیں. نیپرا از ناٹ این ایشو, نیپرا از اتھارٹی ہے. نیپرا کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوتا. نیپرا اگر کچھ کر رہا ہے تو اس نے اپنی ایک فیس بھی لینی ہے, اور بہت زیادہ فیس نہیں ہے, دیٹ از ویری نارمل فیس. اگر کوئی بندہ 10 لاکھ یا 12-15 لاکھ کا سسٹم لگا رہا ہے تو وہ 10,000 کی فیس دے سکتا ہے, جو کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتی ہے. دیٹ از جسٹ ون ٹائم, مطلب آپ نے روز نہیں دینی ہے, آپ نے ہر سال نہیں دینی, آپ نے ایک دفعہ دینی ہے بس. ٹھیک ہے اسناد خان, مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم بن چکا ہے بجلی کا, چونکہ آپ کا سولر سے تعلق ہے, آپ اس پورے سسٹم کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, جانچتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہمارے پاس کیا پالیسیز نہیں ہے, ہمارے پاس لانگ ٹرم پلاننگز نہیں ہے, یا پھر ہمارے پاس نیت نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو سہولت فراہم کرنی ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی, آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں کہ جو ابھی بھی سولر کی طرف چلے جائیں یا پھر وہ جا رہے ہیں, تو آنے والے وقت میں ان کو بینیفٹ ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں, جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ پاکستان میں نا سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکچوئل پالیسیز جو بناتے ہیں وہ فقدان ہے کہ بنانی کیسے ہے. ٹھیک, دنیا میں کسی بھی ملک میں اس طرح کی نیٹ میٹرنگ پالیسی اویلیبل نہیں تھی, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ اویلیبل ہوئی ہے. صحیح. اب اس پالیسی کو آپ نے یوز بھی کیا ہے تو مس یوز کیا گیا لوگوں کی طرف سے, تو اس کو پالیسی کو ٹھیک کرنا تھا فرسٹ ٹائم پہ, ہمیں نہیں ٹھیک کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں پالیسی بنانے کا فقدان ہے. اگر پالیسی ٹھیک طرح سے بنائیں, اگر آپ تھنک ٹینکس کو بناتے ہیں, اگر آپ ایسوسیشنز کو بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ جو کہ مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں, تو پھر پالیسی بھی ٹھیک ہوتی ہے. اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ لگا رہے ہیں سولر, لوگ بالکل سولر لگا رہے ہیں. میں پہلے بھی صبح یہ بتا چکا ہوں کہ بالکل سولر لگانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے. ہاں, ہائبرڈ لگانا چاہیے, ود بیٹری لگانا چاہیے. بیٹری کا گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے اور عوام کو بھی فائدہ ہے. تو لوگ سولر لگائیں گے, نیٹ میٹرنگ بلنگ کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بیٹریز لگائیں اور آپ ہائبرڈ انورٹرز لگائیں اور آپ اپنی بجلی بنائیں اور خود استعمال کریں جتنی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ مجھے سسٹم کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ آپ بیٹریز لگا لیں جب تک سورج ہے, تو بہت سارے گھروں میں اس طرح کے سسٹمز بھی لگے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس سورج موجود ہے, سورج کی روشنی موجود ہے, تب تک آپ کے گھر میں جو ہے وہ چمکتا رہے گا پورا گھر. لیکن جیسے ہی رات ہوگی تو پھر آپ کو جو ہے آبویسلی دوسرا جو ہمارا روایتی سسٹم ہے اس کی طرف ہی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی بیٹریز, کوئی ایسا نظام بھی موجود ہے کہ وہ دن بھر سیو کرے اور ہمیں رات میں بھی پرووائڈ کرے, اور ہم لوگ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس سے بالکل ہی نکل جائیں؟ دیکھیں, ٹیکنیکل بات ہے تھوڑی سی آپ کے سارے کنزیومرز کو پتہ چلنے کے لیے کہ بیٹریز بالکل اویلیبل ہیں, لیتھیم آئن بیٹریز. ٹھیک, جو لیتھیم آئن بیٹریز ہیں اس میں صرف ایشو آتا ہے کہ لیتھیم آئن بیٹریز کو آپ نے واپس سے چارج نہیں کرنا. لیتھیم آئن بیٹری کو آپ نے چارج کرنا ہے سولر سے. تو سولر کے جو پینلز آپ کی چھت پہ یا روف ٹاپ پہ لگتے ہیں, میں ریزیڈنس کی بات کر رہا ہوں, گھر کی, تو وہ جتنی ریزیڈنس ہوگی, جتنا آپ کے پاس روف ٹاپ کا ایریا ہوگا اتنے پینلز لگ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ 2 گھنٹے کے لیے تو آف گریڈ ہو سکتے ہیں, 4 گھنٹے کے لیے آف گریڈ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے لیے آف گریڈ نہیں ہو سکتے. آپ کو واپس لینی ہے. ہاں, اگر آپ کا گھر جو ہے بہت بڑا ہے, اگر آپ کا 3-4 کنال کا یا 5-10 کنال کا گھر ہے, تو پھر تو آپ پینلز لگا سکتے ہیں اور اتنے بیٹریز رکھ سکتے ہیں. بالکل بہت سے کسٹمرز ایسے ہیں جنہوں نے 100 کلو واٹ آور کی بیٹریز گھر پہ رکھ لی ہوئی ہیں اور جو 100% آف گریڈ ہو گئے ہیں. لیکن ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو کچھ لوگ تو کریں گے, آف گریڈ ہو جائیں گے, لیکن پھر ان دی اینڈ آپ کو واپڈا کے پاس جانا ہے, آپ کو ڈسکوس کے پاس جانا ہے, آپ نے ڈسکو سے بجلی لینی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیٹری لیتھیم آئن بیٹریز اویلیبل. بہت شکریہ حسنات خان, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, ڈیٹیلز آپ ہمیں بتا رہے تھے سولر کے حوالے سے, اور ریکمینڈ کر رہے تھے کہ جو دیکھنے والے ہیں, جو مشکل میں ہیں, جو انرجی کرائسس میں ہیں, ان کو سولر کی طرف بالکل چلے جانا چاہیے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.